हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि आखिर में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कहाँ पर होता है और कैसे होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखो, जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई को बोलते हैं प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए एल्वुलाई क्या है? प्राइमरी साइट। वहाँ पर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में। या बोल सकते हो कि टिश्यू एंड ब्लड। ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी क्या होता है? दोनों के बीच में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो समझ गए ना? तो गैसेस का एक्सचेंज एल्वुलाई को बोलते हैं कि एल्वुलाई क्या होता है? एल्वुलाई होता है प्राइमरी साइट। ठीक है, एल्वुलाई क्या है? प्राइमरी साइट है फॉर गैसेस ऑफ एक्सचेंज। और ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज, जो भी गैसेस मैं बोल रहा हूँ, कौन से गैस की बात कर रहा हूँ? O2 एंड CO2। ठीक है, तो मैं कौन से गैसेस का एक्सचेंज बात कर रहा हूँ भाई? O2 एंड CO2। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मैं बात कर रहा हूँ गैसेस। ठीक है, तो मेनली हम लोग के बॉडी में टू टाइप के गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का क्या होता है? हम लोग के बॉडी के अंदर इसी गैसेस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है आपको समझाऊंगा मैं। आप एक चीज आपने सबसे पहला चीज समझ लिया कि आखिर में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है भाई? गैसेस का एक्सचेंज सबसे पहले प्राइमरी साइट है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है? लंग्स में होता है प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, लंग्स में क्या होता है? 150 मिलियंस 150 मिलियंस क्या होते हैं? एल्वुलाई होता है एक लंग्स में। हम लोग पास 2 लंग्स है, मतलब 300 मिलियंस एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, एल्वुलाई क्या है? प्राइमरी साइट है फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन एंड O2। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब O2 एंड CO2 का क्या होगा? इसमें एक्सचेंज होगा। O2 एंड CO2 का क्या होगा? इसमें O2 एंड CO2 का इसमें एक्सचेंज होगा। कैसे एक्सचेंज होगा देखेंगे। तो एक O2 एंड CO2 क्या होता है इसमें? इसका क्या होता है? ठीक, गैसेस एक्सचेंज होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है? इसमें होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? इसमें गैसेस का एक्सचेंज। बात समझे? तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है भाई? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? इसमें गैसेस का एक्सचेंज। बात समझे? तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज। कौन से गैसेस से? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाय किससे होता है? देखो, बाय सिंपल बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, कंसंट्रेशन या बोल सकते हो इसको प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन या बोल सकते हो इसको प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर होता है गैसेस का एक्सचेंज? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या बोल सकते हो प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन में है तो कहाँ मूव करता है? कोई भी चीज़ अगर हाई कंसंट्रेशन की है तो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हाई प्रेशर में है, ठीक है, वो लो प्रेशर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो गैसेस एक्सचेंज ऐसे, ठीक है, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से ही क्या होता है? इसी के बेसिस में ही, इसी के बेसिस पर ही क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होते हैं। बात समझे? तो गैसेस कौन से गैसेस का होगा एक्सचेंज? O2 एंड CO2। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा भाई? उसका गैसेस का एक्सचेंज होगा। कहाँ पर होगा? एल्वुलाई में होगा। और ब्लड एंड टिश्यू के बीच भी क्या होगा? इसके गैसेस का एक्सचेंज होगा। कैसे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज। ठीक, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? इसमें गैसेस का होता है एक्सचेंज बाय कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट आपको मैं समझाया कि हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ कहाँ मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये पता है सबको कि कोई भी चीज़ जो हाई कंसंट्रेशन में है वो कहाँ मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ कम कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है? मूव करता है। ये हमको सबको पता है। ठीक है, तो आखिर में, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए इसमें मेन 3 मेम्ब्रेन्स
इसमें मेन क्या होता है, मेन इसमें 3 मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्या है, गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? तो आपको समझना है कि कौन सा फैक्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो फैक्टर जो होते हैं, देखो आखिर में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, आखिर में कौन कौन सा फैक्टर, ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, आखिर में कौन कौन सा फैक्टर जो होता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर जो क्या करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन सा फैक्टर जो ये इफेक्ट करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है वो हम लोग का है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, कि आखिर में मेम्ब्रेन कितना थिक है, थिन है। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, बात समझे? तो आखिर में मेम्ब्रेन कितना थिक है, कितना थिन है, उसके मेम्ब्रेन के थिकनेस पर क्या करता है हम लोग का डिफ्यूजन का रेट ये इफेक्ट होता है। डिफ्यूजन का रेट इससे क्या होता है, डिफ्यूजन का रेट इससे इफेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और सेकेंड हम लोग का है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कितना सॉल्युबल है आखिर में गैस, कितना सॉल्युबल है। ठीक, आखिर में गैस कितना सॉल्युबल, ये भी क्या, ये भी मेन पॉइंट है फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर में गैस कितना सॉल्युबल है, जिससे क्या इफेक्ट होता है, जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन, फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। तो 2 फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं कि आखिर में मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है, कि आखिर में गैस सोल्यूबल है। ठीक, उसका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि आखिर में गैस सोल्यूबल है कि नहीं है, ये भी क्या करता है, दोनों चीज़। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ रेट ऑफ डिफ्यूजन को ये इफेक्ट करते हैं। बात समझे? पहला पॉइंट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सेकेंड क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब बात करेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होते हैं जो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है। भाई नाम से ही आप समझो ना कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होते हैं जो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो डिफ्यूजन में क्या है, इन्वॉल्व है, उस टाइप के मेम्ब्रेन को बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं इसको आप देखो। ठीक है, तो कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं जरा देखेंगे, चलो भाई। तो कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं जरा इसके बारे में बात करेंगे। आखिर में कौन कौन से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होते हैं, अब आपको मैं समझाऊंगा कि एल्वुलाई है। देखो ये एल्वुलाई है, डायग्राम से आप जल्दी समझोगे, सिंपल आपको लगेगा, उसके लिए मैं डायग्राम से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, एल्वुलाई है। ठीक है, इसको एल्वुलाई, सबसे पहले बाहर कलर बनाते हैं। चलो ये क्या है भाई, एल्वुलाई है। ठीक है, ये एल्वुलाई का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है भाई, एल्वुलाई का ये मेम्ब्रेन है। बात समझे, एल्वुलाई है और ये क्या है, एल्वुलाई का मेम्ब्रेन है। इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके बाहर, इसके राउंड, मतलब इसके राउंड क्या रहता है, प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज। बात समझे, तो एल्वुलाई के राउंड क्या रहता है, प्रेजेंट, एल्वुलाई के अराउंड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है हम लोग का, ये बनाया मैं आपके लिए ब्लड कैपिलरीज। ये क्या बन गया, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है हम लोग का, इसको बोलते हैं कि ये हम लोग का है ब्लड कैपिलरीज। ठीक, इसको बोलते हैं क्या है भाई, ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरीज। और ये क्या है, एल्वुलाई, एल्वुलाई। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको तुरंत समझ जाएगा, बस आप ध्यान सुनते रहो। ठीक है, तो ये हम लोग का है एल्वुलाई और ये उसका कैविटी है। एल्वुलाई का क्या है उसका, ये एल्वुलाई का कैविटी है। ठीक है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट, जिसमें क्या रहता है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रहता है। ठीक, एल्वुलाई में, ठीक है, एल्वुलाई के मेम्ब्रेन, उसको कैविटी में ऑक्सीजन तो ही रहेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या कहाँ से, लंग से आता है। ठीक है, तो समझो ये हम लोग का ब्लड कैपिलरीज है
और जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। देखो इसमें ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो करेगा भाई, यहाँ से आता है कौन सा ब्लड, यहाँ से आता है हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ब्लड आता है, यहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से जो ब्लड आता है इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो ब्लड जो यहाँ से एंटर करेगा उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। और यहाँ से जाता है ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड आएगा इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से जो ब्लड जाएगा उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से जो ब्लड जाएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड। मतलब समझो कि यहाँ से जो ब्लड एंटर करेगा एल्वियोलाई में, जहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब, ठीक है, जब ब्लड के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, मतलब ब्लड के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड फिर से मूव करेगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें CO2 रिच है। CO2 रिच ब्लड को बोलते हैं, CO2 रिच ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से सुनो, CO2 रिच ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और O2 रिच ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? जिसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो ये ब्लड कैपिलरीज में क्या फॉलो, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो करेगा, इसमें फॉलो करेगा, ठीक, फ्लो करेगा क्या, ब्लड इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। अब कौन कौन से मेम्ब्रेन्स, कौन कौन से क्या होते हैं भाई हम लोग के, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब बात करूंगा मैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आखिर में कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान से आप देखना। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं इसको आप देखो। सबसे पहला मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो ये मेम्ब्रेन है इसका, एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है, जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है, इसको आप ध्यान से देखो कि जो मेम्ब्रेन जो किसका है, जो मेम्ब्रेन जो एल्वियोलाई का है इसको बोलते हैं क्या, एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एक्वामस, इसको बोलते हैं क्या है भाई, इसको बोलते हैं, देखो आप ध्यान से, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, इसको बोला जाता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। किसका है, एल्वियोलाई का है, उसीलिए बोलते हैं सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, क्योंकि ये एल्वियोलाई का ठीक है मेम्ब्रेन है, उसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। उसके बाद देखो इस दोनों के बीच, ठीक है, ब्लड कैपिलरी एंड एल्वियोलाई के बीच एक स्पेस है, ठीक है, एक स्पेस है, इसी को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये होता है हम लोग का, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद देखो जो, ठीक है, जो क्या है ब्लड कैपिलरीज का जो मेम्ब्रेन है, जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। जो ब्लड कैपिलरीज का जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। तो जो एंडोथेलियम का जो, ठीक है, जो एंडोथेलियम का जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज का जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। जो ब्लड कैपिलरीज का जो मेम्ब्रेन है, जो ब्लड कैपिलरीज का जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल एक्वामस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो सिंपल एक्वामस एंडोथेलियम, सिंपल एक्वामस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये इसका पूरा नाम है। हमने शॉर्ट में लिखा जो आपके स्टार्टिंग में है कि आखिर में मेम्ब्रेन को बोलते हैं सिंपल मतलब एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है? तो मेन आपको समझना है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन होते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन होते हैं। एक होता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सबसे, ठीक है, जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सिंपल एक्वामस ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। और सेकेंड मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन
और थर्ड मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन तीनों मेम्ब्रेन्स होगा। मतलब देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, मूव करेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन सिंपल एक्वामस एपिथेलियम से मूव करने के बाद किसमें जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन से मूव करेगा तो फाइनली पहुंचेगा किसके पास? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और फिर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज को पार करने के बाद फाइनली ऑक्सीजन किस कहाँ पर आएगा? फाइनली ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में पहुंचेगा। तो ऑक्सीजन हो या फिर CO2 हो, ऑक्सीजन हो या फिर CO2 हो, उनको मतलब 3 मेम्ब्रेन को पास करना ही पड़ता है। जैसे कि नीट एग्जाम होता है, ठीक है, सबको पता है, उसमें आपको मतलब डॉक्टर MBBS करने के लिए आपको नीट देना ही पड़ेगा। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको नीट का एग्ज़ाम उसमें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप ठीक गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाओगे। ठीक वैसे ही सेम ऑक्सीजन को मतलब एल्वियोलाई से, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में जाने, ठीक है, ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाने के लिए, ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज से मतलब एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाने के लिए उसको 3 मेम्ब्रेन को पास करना ही पड़ता है। ठीक है, जे के लिए होता है, आपको पता है, ठीक है, उसमें भी मेंस होता है, फिर एडवांस होता है, 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप, ठीक है, IIT कॉलेज में पहुंच पाओगे। तो वो सेम क्या होता है, सेम इसमें भी मतलब ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचने के लिए 3 मेम्ब्रेन का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। 3 मेम्ब्रेन को पास करेगा भाई ऑक्सीजन या CO2, तभी क्या होता है, वो पहुंच पाता है। ठीक है, और सेम चीज़ वही किसके लिए होगा? सेम चीज़ CO2 के लिए होगा। CO2 भी क्या करता है? 3 मेम्ब्रेन को पास करेगा और कहाँ पहुंचता है? एल्वियोलाई में। ठीक है, और जब CO2 एल्वियोलाई में पहुंच जाता है या लंग्स के थ्रू CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू क्या होता है? लंग्स के थ्रू CO2 बाहर निकल जाता है। बात समझे? तो लंग्स के थ्रू क्या होता है? जो CO2 है ये बाहर निकल जाता है। बात समझे? तो लंग्स के थ्रू क्या होता है? जो CO2 है बाहर निकल जाता है। क्लियर है? अब देखो क्या समझना है हमको। अब हमको समझना है कि कैसे मतलब ब्लड का डिफ्यूजन कैसे मतलब, ठीक, हार्ट से कैसे हम लोग का ब्लड मूव करता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के पास, और बॉडी पार्ट से ब्लड कैसे फिर से लंग्स में आता है। तो पूरा सीक्वेंस को देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो पूरे। ठीक है, फिर बात करेंगे पूरा इसका हम लोग सीक्वेंस कैसे होता है, इसको जरा देखेंगे। चलो, सिंपल है बहुत, मैं आपको समझाया था, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप एक बार आप समझ गए तो आपको नहीं लगेगा भाई। तो देखो आखिर में कितना सिंपल है वो आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, तो देखो आप इसको ध्यान से देखो। हम लोग का हार्ट पता है भी, हम सबको पता है कि हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, हम लोग का हार्ट कितने चैम्बर होता है? हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर होता है। ठीक है, 4 चैम्बर हम लोग हार्ट होता है। एक हम लोग यहाँ पर है राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोग का हार्ट ह्यूमन का जो हार्ट और बर्ड का जो हार्ट है, ठीक है, दोनों का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हम लोग का हार्ट कितना है? हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा समझो। सबसे पहले ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड जो हम लोग का है, ब्लड जो बॉडी पार्ट से, ठीक है, बॉडी पार्ट से ब्लड, देखो ये हम लोग का बॉडी पार्ट से ब्लड, ठीक, बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ एंटर करता है भाई? बॉडी पार्ट से जो हम लोग इसको हार्ट को मिडिल में बनाते हैं। ठीक है, इसको चलो हार्ट को मिडिल में बनाएंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। तो आप इसको देखो, ध्यान से इसको देखो। ठीक, ये हम लोग का हार्ट है, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो बॉडी पार्ट सबसे पहले क्या होगा? बॉडी पार्ट से, ठीक है, ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जाता है हम लोग का कहाँ? हम लोग का ब्लड जाता है बॉडी पार्ट से कहाँ पर? वाना केबा के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में। ठीक है, तो बॉडी पार्ट से ब्लड, ठीक है, किसके थ्रू? वाना केबा।
वाना केबा से थ्रू, ठीक है, वाना केबा के थ्रू जो ब्लड है, मतलब वो बॉडी पार्ट से, ब्लड जो है बॉडी पार्ट से कहाँ जाता है भाई, बॉडी पार्ट से जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है वो कहाँ मूव करता है, बॉडी पार्ट से जो ब्लड है मूव करता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ पर, लंग्स के पास, ठीक है। किसके पास जाता है ब्लड, लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स में क्या होता है सबको पता है, अभी मैं आपको समझाया, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ब्लड सबसे पहले बॉडी पार्ट से गया राइट एट्रियम में, ठीक, हार्ट के राइट एट्रियम में बॉडी पार्ट से वाना केबा के थ्रू गया, और राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ मूव करेगा, फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल से मूव करेगा लंग्स में, ठीक है। और लंग्स से फिर क्या होगा, फिर लंग्स से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा भाई, वो ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है, ठीक है, उस जो किसके थ्रू आता है, ये आता है थ्रू वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू आता है भाई, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हम लोग का लंग्स से ब्लड है, किस में आता है, लंग्स से ब्लड आता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू। उसके बाद ब्लड कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ये फिर से मूव करे कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हम लोग का जाता है फिर से बॉडी पार्ट्स में, ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम, आयोटा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे तो आपको क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा, नहीं समझे तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, बिल्कुल करूंगा, आपको 100% समझा के जाऊंगा आज। देखो, सबसे पहले ब्लड हम लोग का बॉडी पार्ट से किस में जाता है, सबसे पहले ब्लड बॉडी पार्ट से जाता है किस में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड जाता है बॉडी पार्ट से, ठीक है। बॉडी पार्ट से ब्लड गया वाना केबा के थ्रू, किसके थ्रू गया, वाना केबा के थ्रू ब्लड गया राइट एट्रियम में। अब ब्लड कहाँ पहुँच गया, मेरा ब्लड पहुँच गया राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर जो मेरा ब्लड है राइट एट्रियम से कहाँ मूव करेगा, फिर मेरा ब्लड राइट एट्रियम से मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो मेरा ब्लड है वो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो मेरा ब्लड है ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अब ब्लड मेरा कहाँ पहुँच गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ मूव करेगा भाई, राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा लंग्स में, किसके थ्रू करेगा, आर्टरी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। और ब्लड कैसा है, इसमें जो ब्लड है इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड मूव करेगा, ठीक, वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। जो ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास जा रहा है, ऐसा ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, उस टाइप के ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इसमें जो, ठीक है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं, ओ प्रेशर जो, ठीक है, जो क्या करता है, ओ प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर, उस प्रेशर को बोलते हैं जो ऐसा प्रेशर जो क्या करता है, वॉल में एक्सर्टेड करता है। बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, लेकिन वो प्रेशर जो क्या करेगा, जो वो प्रेशर जो क्या करता है, वॉल में एक्सर्ट, कितने प्रेशर, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ प्रेशर में वो वॉल में क्या करता है, उसको एक्सर्ट करेगा। कितना अमाउंट का प्रेशर है उसको बोलते हैं, ठीक, कितने अमाउंट ऑफ प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है,
पार्सल प्रेशर, पी फॉर पार्सल प्रेशर, पी फॉर पार्सल प्रेशर। तो पार्सल प्रेशर ऑक्सीजन का, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना होता है, पार्सल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना होता है, ये होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं कितना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्सल प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है 45 mmHg। और पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, ये होता है हम लोग का, ठीक है, पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है हम लोग का भाई, पार्सल प्रेशर ऑफ किसका, पार्सल प्रेशर ऑफ किसका भाई, CO2 का, कितना होगा इसमें देखो पार्सल प्रेशर 40 होगा और पार्सल प्रेशर इसमें CO2 का 45 mmHg होगा। बात समझे? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होगा और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होगा 45 mmHg। तो ब्लड मेरा बॉडी पार्ट से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के पास और उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स के पास। कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके पास क्या है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उस टाइप के ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा, लंग्स में क्या होगा, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा, CO2 रिलीज होगा और ब्लड ऑक्सीजन कैरी करेगा, CO2 को ब्लड रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करेगा। ब्लड क्या करेगा, CO2 को लंग्स में ब्लड रिलीज करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, ब्लड कैरी करेगा, पकड़ेगा। उसके बाद लंग से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर हार्ट के, ठीक है, लंग से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से ब्लड कहाँ मूव करेगा, लंग से ब्लड मूव करता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन के हेल्प से क्या करता है, जो हम लोग का ब्लड है, जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, अब जो ब्लड है उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर, इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो कितना होता है भाई 95 mmHg, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर CO2 कितना होता है 40 mmHg। बात समझे? तो अब देखो, अब जो ब्लड जो लंग्स से कहाँ मूव करेगा, लंग्स से मूव करेगा लेफ्ट एट्रियम में, उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसका पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg, ठीक है। और ऑक्सीजन का और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 40 mmHg। अब जो ब्लड है कहाँ मूव किया, पल्मोनरी वेन के हेल्प से, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड मूव किया कहाँ पर, ब्लड मूव किया हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में। फिर जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट एट्रियम से मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। तो ब्लड जो है ये लेफ्ट एट्रियम से कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड मूव करेगा, ठीक। तो ब्लड कहाँ मूव करेगा भाई, ब्लड मूव करेगा अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास मूव करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड मूव करेगा, ठीक है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा, चल देगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा हम लोग के बॉडी पार्ट्स में, ठीक। बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, जो ब्लड है ये मूव करेगा
एयोटा के थ्रू। तो इसको बोलते हैं पूरा हम लोग का डबल सर्कुलेशन। हार्ट हम लोग के हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। बात समझे कि हम लोग का जो हार्ट है इसमें ब्लड 2 बार आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार ब्लड आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हम लोग के हार्ट में ब्लड जो 2 बार आता है, एक वैसा ब्लड, एक ब्लड को बोलते हैं फर्स्ट ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सेकंड बार जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसीलिए हम लोग का हार्ट क्या करता है, हार्ट करता है हम लोग का डबल सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हार्ट में क्या होते हैं, हार्ट में होते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि क्यों बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। ठीक है, हार्ट में ब्लड कितने बार आता है भाई, हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स आता है, उसीलिए बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो आप समझ गए कि आखिर में कैसे ब्लड है, ठीक है, कैसे मतलब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, कैसे जो है क्या होता है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे होता है, समझ गए। लंग्स में जो, ठीक है, लंग्स का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, लंग्स में जो एल्वोलाई है, ठीक, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है 104 mmHg। ठीक है, एंड CO2 का कितना होता है, CO2 का इसमें होता है 40 mmHg। बात समझे, लंग्स में जो क्या है, लंग्स में होता है एल्वोलाई, ठीक है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है 104, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि भाई एल्वोलाई में, लंग्स में क्या हो, एल्वोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, एल्वोलाई में क्या होता है, एल्वोलाई में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगा और टिश्यू में, हम लोग के टिश्यू में हमेशा CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगा। बात समझे, क्योंकि एल्वोलाई में क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, जिसके चलते CO2 बाहर रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, मतलब रिलीज करते हैं। तो हम उसीलिए हम लोग के एल्वोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा हाई रहता है। ठीक है, तो हमेशा जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का हमेशा एल्वोलाई में हाई रहेगा। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर हमेशा, ठीक है, जो CO2 का है वो किस में ज़्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। CO2 को मतलब टिश्यू में ज़्यादा रहता है, क्योंकि टिश्यू में हम लोग के सेल में हमेशा, सेल में क्या हो रहा है, हम लोग के सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग के सेल के अंदर क्या हो रहे हैं भाई, हम लोग के सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। एवरी टाइम क्या हो रहे हैं, हम लोग के सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो इससे CO2 रिलीज होता है। जब क्या होता है, हम लोग बॉडी के अंदर सेल हैं, सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक, मेटाबॉलिक रिएक्शन जब होगा तो इससे क्या होता है, इससे जो है हम लोग का CO2 रिलीज होगा। उसीलिए CO2 में, मतलब उसीलिए टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसीलिए क्या होता है, टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहता है। बात समझे, सबसे पहले ब्लड बॉडी पार्ट से गया राइट एट्रियम में, किसके थ्रू, वाना के बाद। ठीक है, कैसा ब्लड है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के पास, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया, ठीक है, हार्ट में, लंग्स के, ठीक है, आर्टरी के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स के पास। लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक, तो लंग से ब्लड कहाँ मूव करता है, लंग से ब्लड ले कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, तो लंग से ब्लड कहाँ जाता है, कहाँ जाता है भाई, ये जाता है हम लोग के लेफ्ट एट्रियम के पास, और राइट, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में मूव करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो ये था हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कंप्लीट आपके एनसीईआरटी बेस्ड में आपको समझाया है कि आखिर में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में कैसे होगा, और एल्वोलाई में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कौन कौन से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, हर चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।